यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टेश कैंप पर जो मेंटरशिप चल रहा था टेस्ट, इसको देखेंगे। यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, पेपर था ये ज्योग्राफी का, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे, ठीक है। जिसमें से 50 क्वेश्चन मैंने कल पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए। अब पार्ट 2 में यहाँ पर 51 से डिस्कस करेंगे और 150 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा पेपर जो 7वां होगा ये खत्म होगा। फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 8वें को, और उससे पहले विजन आईएएस कैंप पर जो टेस्ट है बचा हुआ भी, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। उसके बाद अपना जो यूकेटी चैनल है उसका भी अपना एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, राइट। तो ये सब टेस्ट यहाँ से यूपीएससी के लिए करेंगे। और देखो एक बात और, यूपीएससी के हम लोग जो टेस्ट पेपर कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि ईपीएफओ के लिए कुछ अलग से होगा। ईपीएफओ के लिए कुछ अलग से नहीं है। क्वेश्चन यूपीएससी करा रहा है पेपर, और जो लगभग लेवल है, लेवल भी काफ़ी अच्छा इसका रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो आप इन सब टेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हो। ईपीएफओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो भी, ठीक है। अलग से कुछ यहाँ पर नहीं फॉलो करना है, बस जो ईपीएफओ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करो, और टेस्ट पेपर आप इसी से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, देखते हैं। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री धाराओं निम्नलिखित में से विचार करना। समुद्री धाराओं के बारे में देखते हैं इसको। पहला, ओसानियो ओयासियो की धारा, ओयासियो धारा ठंडी धारा से बोल रहा है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 51 का क्या होगा, सोचना है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओयासियो की धारा है ये प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, और जो बेरिंग धारा और यहाँ पर ओखोटस धारा के ठंडे जल के जो दक्षिण गमन है उसके यहाँ पर होकर गुजरती है। तो ये बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, कुरुशियो की धारा बहुत बार न्यूज़ में भी थी, बहुत बार देखी भी गई है और आपने पढ़ा भी होगा। कुरुशियो की धारा क्या होगी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होगी गर्म जल धारा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी प्रशांत प्रवाह के यहाँ पर नीचे डूब जाती है, और यहाँ पर ये एक गर्म जल धारा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बेंगुला धारा ठंडी जल धारा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक ठंडी जल धारा है। ये अफ्रीका के पश्चिम तट पर एक उत्तर की ओर यहाँ पर बहती है। ब्राजीलियन धारा ये क्या होगी, ये यहाँ से गलत है, ठंडी जल धारा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक गर्म जल धारा जो भूमध्य रेखी धारा के केप साको रोकिए पर विभाजित होने के बाद यहाँ पर ब्राजील के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में विचार करना है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री, जिसके कारण इसके पूर्वी और पश्चिमी भागों में समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। पहली बात क्या होगी, 52 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात यहाँ से, इस देशांतरी विस्तार के बावजूद लगभग भारत में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का आधारित एक मानक समय का पालन करना चाहिए या पालन करना होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रम से बचने के लिए भारत में 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर का एक एकल मानक मध्याह्न रेखा को अनुसरण करता है, जो मिर्जापुर के पास से गुजरता है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा के रूप में लिया गया है। तो ये बात गलत हो जाएगी, 72 डिग्री 30 मिनट नहीं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 52 का ये बात सही है। 53 नंबर है, भारत के प्रायद्वीपीय ब्लॉक के संबंध में विचार करना है। प्रायद्वीपीय ब्लॉक मुख्यतः अति प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। पहली बात क्या होगी, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीपीय ब्लॉक मूलतः बहुप्राचीन नीस और ग्रेनाइट से निर्मित हैं, जो इसको कठोर और धार बनाते हैं और कैम्ब्रियन काल से अब काफ़ी हद तक स्थिर हैं। तापी और महानदी इस भ्रंश नदियाँ जो घाटियाँ उसके ब्लॉक भ्रंशन का परिणाम होंगी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, महाद्वीपीय की अधिकांश पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में प्रवेश करने से पहले विशाल डेल्टा बनाती हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीपीय की अधिकांश पूर्व नदियाँ पूर्व की ओर प्रवेश होती हैं, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम को प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो आमतौर पर एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या पूछा है, सही पूछा है। 53 में पूछा कौन सा सही होगा, तो बी। 54 नंबर, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में विचार करना है। प्रायद्वीपीय पठार शिलांग और कार्बी आंगलोंग पठारों के रूप में उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट से इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र शामिल हैं, जैसे हजारीबाग, मालवा, कोयम्बटूर पठार, जिन्हें सामूहिक रूप से पठारी पठार कहा जाता है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 54 का आंसर सी। 55,
उत्तरी मैदानों के भौगोलिक विभाजन के संबंध में विचार करना है। बांगर बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ का प्रतिनिधित्व करना, जो एक प्रतिवर्ष नए जमाव में पुनः भर दिया जाता है। पहली बात क्या होगी? 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बांगर जो होती है बांगर जो होती है वस्तुतः पुराना जलोढ़ होती है, ना कि नया निक्षेप। तो ये बात गलत होगी यहाँ से इसकी, ठीक है। सेकेंड बात, की पॉइंट इसका थोड़ा सा गलत था। तराई, सेकेंड बात है तराई जो मैदान है उसके उत्तरी किनारों पर स्थित दलदली क्षेत्र जो भूजल समृद्ध और यहाँ पर घने वनों में सहारा देता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तराई का जो वर्णन है ठीक प्रकार से एक दलदली क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, खादर बाढ़ के मैदानों के ऊपर ऊंची सीढ़ी नुमा संरचना वाले यहाँ पर जो जलोढ़ मैदान उसको संदर्भित करती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर खादर नए जलोढ़ होते हैं, पुराने नहीं होते हैं। ये बात गलत होगा इसको, ठीक है। और जो ये निचले बाढ़ के मैदान है उसमें पाया जाता है जहां प्रतिवर्ष स्वच्छ नदी जल इसमें पूर्ति होती रहती है, जहां इसे बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ और कृषि योग्य माना जाता है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से इसका। एक बात सिर्फ सही है 55 की सेकेंड वाली। 56 है मृदा के प्रकार के संबंध में उनकी विशेषताओं के संबंधित कौन कौन से युग यहाँ पर सही होंगे, बताना कितने यहाँ पर सही है। पहला बोला जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो यहाँ पर है ये पोटास और समृद्ध, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है इसमें। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, काली मिट्टी या काली मृदा उच्च नमी धारण की क्षमता होती है इसमें। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उच्च नमी धारण करने की क्षमता होती है, जिसमें बिना सिंचाई के भी यहाँ पर कपास की खेती कर सकते हैं। लाल मृदा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर इनमें से बिना जो सिंचाई की है कपास की खेती इसमें से किस में कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, काली मिट्टी के बारे में। तीसरा लाल मृदा है कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है ये। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लाल मृदा वस्तुतः कार्बनिक पदार्थों से सही रहित होती है और स्वभावतः अत्यधिक उर्वरक नहीं होती है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता होती है, और इनका लाल रंग लौ योगी के कारण यहाँ पर होता है। तो यह भाई गलत हो जाएगा। चौथी बात, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो होती है ये निच्छालन के कारण यहाँ पर बंजर होती है। ये बात सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, एक तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 है भारत में वनों के संबंध में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन्हें रोजवुड, एबोनी और महोगनी जैसे वृक्ष की किस्म में शामिल होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे विस्तृत प्रकार के वन होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं जहाँ पर 75 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, और इन वनों में 2 प्रकार के वनों में विभाजित करते हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, दोनों को याद रखना है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, पहली बात भी करेक्ट है। तीसरी, समशीतोष्ण जो हिमालयी वन होते हैं उसमें 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, जिनमें सौल और सागौन का वृक्ष किस्में प्रभुत्व होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण वन वास्तव में 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहां 100 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन इन वनों में सौल, सागौन, टीक ये सब नहीं पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से ओक, चेस्टनट, स्पाइडर, साइडर सिल्क, सिल्वर, फर, है ना, देवदार, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। 58 सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र के बुखर चू के निकट एक हिमनद से हुआ है। पहले क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 58 का करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, सतलुज नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट से निकलती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सतलुज नदी का उद्गम वेरीनाग जो है ये जो झेलम का उद्गम है उससे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सतलुज नदी तिब्बत से यहाँ पर 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रक्षण स्थल से निकलती है, और भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 मीटर तक सिंधु के जो समानांतर है उसमें बहती रहती है। ठीक है, याद रखना है, ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 50 का आंसर, 58 का आंसर 1 2 करेक्ट है। 59 59 नंबर, गंगा प्रणाली के बारे में नदी और यहाँ पर जो संगम बिंदु के संबंध में विचार करना है। भागीरथी और अलकनंदा कौन कौन सा मैच करा बताना है। देखो पहला जो यहाँ बोला है स्टेटमेंट इसका
ये गलत है क्योंकि भागीरथी अलकनंदा हरिद्वार से नहीं बल्कि यहाँ पर देवप्रयाग से मिलती है, ये गलत हो गया। धौली गंगा और विष्णु गंगा, सेकेंड वाली बात यहाँ से आपकी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जोशीमठ से मिलती है और विष्णु प्रयाग में, तो यहाँ से ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, विष्णु प्रयाग भी कहते हैं। तीसरा, पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, चौथी बात, मंदाकिनी और अलकनंदा, चौथी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 59 का 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 59 हो गया, 60 नंबर देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वतमाला चेमायुंग डुंग हिमनद से हुआ है। पहली बात 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, ब्रह्मपुत्र नदी अपने बाएं तट पर तीस्ता नदी से मिलती है और तब इसे जमुना कहा जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है और बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है और तीस्ता में नदी दाहिने ओर से किनारे मिलती है और यहाँ पर ये पद्मा नदी के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से इसका 1 सही है। 61 है, प्रदीपी नदी जो प्रणाली उसके संबंध में विचार करना है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मंजरा शामिल होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की जो महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट में निकलती है और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से नहीं बल्कि यहाँ पर इसकी प्रमुख सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा उससे होंगी, तो एक बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या? ओनली 1 करेक्ट है, 61 का ए। 62, भारत में शस्य ऋतु के संबंध में विचार करना है। रबी की फसलें जून में बोई जाती हैं और सितंबर में काटी जाती हैं, जिनमें गेहूं और जौ और सरसों प्रमुख होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ से रबी की फसलें जून में नहीं बोई जाती हैं, न ही सितंबर में काटी जाती हैं। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इनकी प्रमुख जो फसलें होती हैं गेहूं, सरसों, तिल, मटर शामिल होता है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, खरीफ की फसलें जुलाई में मानसून के आगमन के साथ साथ बोई जाती हैं, जिनमें धान, कंदन, कपास, मक्का, मूंग शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, जायद की फसल, जायद फसलें नवंबर और फरवरी के बीच उगाई जाती है। इनमें तरबूज, खरबूज और यहाँ पर कुर्गबिट्स शामिल होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जायद की फसलें नवंबर फरवरी के बीच नहीं उगाई जाती हैं, इन्हें गर्मियों के महीनों में यानी मार्च से जून के बीच उगाया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल एक बात सही है, कौन सी? दूसरे नंबर की, तो एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 63 नंबर है, भारत में कृषि पद्धति के संबंध में विचार करना है। रोपण कृषि मुख्यतः केरल, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रचलित है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। शुष्क कृषि पूर्वोत्तर भारत में आधा क्षेत्रों में आम बात होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर शुष्क कृषि भूमि आधा क्षेत्रों में नहीं बल्कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम मध्य भाग में जैसे कि शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में वे फसलें उगाई जाती हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चना, ज्वार, बाजरा, मटर। इसलिए शुष्क कृषि को यहाँ पर चावल और जूट जैसी फसलें जोड़ना असंगत है, मतलब गलत होगा क्योंकि चावल में ज़्यादातर पानी मांगता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात, गहन कृषि प्रायः एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 का ये सही है, तो 63 का बी बात सही हो जाएगी। 2। 64, निम्नलिखित पर विचार करना है। जनजातीय समुदाय और यहाँ पे इसका विवरण दे रखा है, देखते हैं। पहला है पौड़ी भुइयाँ। पौड़ी भुइयाँ क्या होगा? पौड़ी भुइयाँ जनजाति को उनके आवास, तकनीकी और विकास की स्थिति और कम साक्षरता दर के आधार पर एक आदिम जनजाति समूह के रूप में पहचाना गया। वे एक विकृत और रूप से ओडिशा भाषा बोलते हैं या ओडिया भाषा बोलते हैं। उनका नस्ली संबंध मुंडा समूह से माना जाता है और ये जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा में जो है राज्य में पाई जाने वाली मानी जाती है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो उनके युवा शिक्षित सदस्य हैं ओडिशा में एक साथ यहाँ पर अंग्रेजी बोलने लगे हैं, जो यहाँ पर पहली बात गलत बताते हैं। ठीक है, बोला तेलुगु भाषा को लेकर में, गलत हो गया। सेकेंड, चेंचू
चेंचू उड़ीसा का एक विकृत उड़ीसा भाषी जनजाति समूह है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। चेंचू भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी जनजातियों में से एक है जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा भाषा नहीं। तीसरी बात है सिद्धि। सिद्धि क्या है? सिद्धि यहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति जिनकी उत्पत्ति अफ्रीकी मूल निवासी मानी जाती है। इन्हें हप्सी और बादशाह जैसे नाम से भी जानते हैं। ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत था 64 का, और दूसरा भी आपका गलत था, तीसरा सिर्फ करेक्ट, मतलब एक बात यहाँ से करेक्ट है। 64 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल एक बात यहाँ से करेक्ट है। 65 नंबर है, भारत के यहाँ पे महाद्वीपीय जो निमग्न तट है उसके बारे में विचार करना है। भारत के पूर्वी तट का महाद्वीपीय निमग्न तट पश्चिमी तट की तुलना में काफ़ी अधिक चौड़ा है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, महाद्वीपीय निमग्न तट की चौड़ाई आमतौर पर ऐसे स्थानों पर अधिक होती है जहां वलित पर्वत समानांतर या उसके निकट होते हैं। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर जहां वलित पर्वत तट के निकट या महासागर के समानांतर होते हैं वहां महाद्वीपीय जो निमग्न तट है बहुत सक्रिय होते हैं, है ना, या अनुपस्थित होते हैं, मान सकते हो, ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 66 है, महाद्वीपीय ढाल के संबंध में विचार करना है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल का तीव्र ढाल वाला भाग होता है, पहली बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। महाद्वीपीय ढालों पर तलछट का जमाव बहुत कम होता है, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि महाद्वीपीय ढाल के तल के साथ साथ तलछट जो है उसके निक्षेप होते हैं और तलछट में निक्षेपों का यह क्षेत्र महाद्वीपीय उत्थान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आता है यहाँ पर समुद्री कटक जो है, अंतर समुद्री कटक पर्वत श्रेणी के संबंध में विचार करना है। इसे सभी महासागरों के मध्य अक्षांश जो है, मध्य महासागरीय कटक है, उसकी एक विश्वव्यापी परस्पर संबंधित प्रणाली का निर्माण हुआ था, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये कटक विवर्तनिक रूप से स्थिर क्षेत्र होते हैं जहां भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ कहीं कहीं भ्रंशों द्वारा कट जाती हैं और प्रायः भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं, और महासागरीय पर्वत जो श्रेणियाँ इसमें ज्वालामुखी की आम बात होती है और कई प्रकार के समुद्र धरातलीय लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ओनली वन करेक्ट है, सेकेंड वाली बात गलत हो गई। 68 है, कथन 1 और कथन 2। समुद्री पर्वत समुद्री सतह से ऊपर उभरे हुए पर्वत हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी, इसकी पहली बात सही नहीं है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्री पर्वत हैं समुद्र निमग्न ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो समुद्र नितल के सैकड़ों या हजारों फीट ऊपर के होते हैं, ठीक है। ये बोला है कि ये सतह से ऊपर उभरे हुए होते हैं जिनका निर्माण गतिविधियों से होता है, बात गलत हो जाएगा। काफ़ी हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ऊपर होते हैं, ठीक है, तो गलत हो गई। थोड़े उभरे मतलब क्या होता है? अगर लाइन से चल रहे हैं तो थोड़ा सा उभरा हुआ उसको बोलते हैं, 1000 फीट ऊंचाई पर नहीं बोलते हैं उभरा, ठीक है, गलत हो गया ये। सेकेंड बात है गई और सपाट शीर्ष वाली समुद्री पर्वतमालाएं जो विभिन्न चरणों के माध्यम से क्रमिक अवतरण के साथ दर्शाती हैं और सपाट शीर्ष वाली जलमग्न पर्वतमाला में परिवर्तित हो जाती हैं। सेकेंड बात सही है। आंसर क्या होगा? 68 का डी यहाँ से करेक्ट है। 69 है, मध्य अटलांटिक जो कटक है उसके संबंध में विचार करना है। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी प्लेट सीमाओं का प्रतिनिधित्व करती है, पहली बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसी विषुवत रेखा के उत्तर में डॉल्फिन राइज और दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये कटक पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में शाखाओं में विभक्त प्रतीत नहीं होती थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कटक पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तारित शाखाओं के विभाजित है जिनका निर्माण मुख्यतः अंतरप्लेट गति या महाद्वीपीय उत्थान के भौगोलिक जो विस्तार से कारण होता और ये इसकी विवर्तनिक गतिविधि के परिचायक होती हैं। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 69 का ए यहाँ से आंसर होगा। 70 नंबर है, महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में विचार करना है। सूर्य ताप में कमी के कारण विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर सतही जल का तापमान घटता जाता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक समान तापमान वितरण होता है।
सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में महासागर विशाल भूभाग के निकट स्थित होता है, जिसके कारण वे अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं और वहाँ तापमान वितरण अधिक विविधता दिखाई जाती है। जिसके विपरीत जो दक्षिण गोलार्ध है इसमें जल की प्रधानता होती है और तापमान वितरण अपेक्षाकृत नियमित या कम होता है। तीसरी बात देखते हैं, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा यहां से तटीय और अपतटीय जो पवनें होती हैं उसमें उष्ण सतही जल को एकत्रित करके ये दूर ले जाती हैं और तटीय महासागरों को तापमान को परिवर्तित कर देती हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि तटीय पवनें तट के पास गर्म जल को एकत्र करती हैं, जबकि यहाँ पर अपतटीय जो पवनें होती हैं सतही जल को तट से दूर ले जाती हैं। इस प्रक्रिया में गहराई के जो ठंडे जल है उसकी क्या होती है, अवलेपिंग होती है, जिससे क्या होगा, अपतटीय महासागर जल का तापमान प्रभावित होता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 71 है, महासागरों में तापमान क्षैतिज वितरण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, अटलांटिक महासागर में अक्षांश के साथ तापमान में कमी उत्तरी गोलार्ध के अधिक स्पष्ट होती है। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो महासागरों में तापमान क्षैतिज वितरण के कई कारकों को प्रभावित करता है, जैसे कि गर्म ठंडी धाराएं, अक्षांशीय स्थिति तथा बंद या समुद्र का प्रभाव है ना, इसको लेकर के भी आप इसमें भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहली बात इसमें गलत होगी इसकी, क्योंकि अटलांटिक महासागर में बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में कमी उत्तर में कम स्पष्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो ऊष्मा को उच्च अक्षांश तक पहुँचाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में तापमान की अधिक कमी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये बात गलत होगी। सेकेंड बात, प्रशांत महासागर का औसत वार्षिक तापमान अटलांटिक हिंद महासागर दोनों से कम होगा। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर का औसत तापमान लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अटलांटिक का तापमान 16.91 से थोड़ा अधिक है और हिंद महासागर के बराबर है, इसलिए इसका औसत तापमान इससे कम नहीं है, बल्कि अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक है। ठीक है। तीसरी बात है, हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल एक बात सही है, तो ए यहाँ से करेक्ट है। 72 कथन 1 और कथन 2, गहराई के साथ साथ तापमान में कमी की दर ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा के पास अधिक तीव्र होती है। पहली बात 72 का पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अक्षांश बढ़ने के साथ साथ जल की सतह का तापमान घटता जाता है, जबकि यहाँ पर तल का तापमान सदैव समान रहता है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 72 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 लवणता के क्षैतिज वितरण के संबंध में विचार करना है। पहला, विषुवत रेखा क्षेत्रों में उच्च तापमान के बावजूद उच्च लवणता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण लवणों की सांद्रता कम हो जाती है। पहली बात क्या होगी, 73 का जो पहली बात है यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महासागरों में जो लवणता होती है उसकी क्षैतिज वितरण समानता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है, और भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है उसमें यद्यपि वर्ष भर यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है, फिर भी यहाँ पर उच्च लवणता नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा वाष्पीकरण दर से अधिक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, लिख सकते हो इस पॉइंट को। सेकेंड बात है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की अधिकतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच दर्ज की जाती है, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, करेक्ट है। पहली बात वो भी करेक्ट थी, सेकेंड बात वो भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें दोनों सही है, व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये विषुवत जो क्षेत्र है उसको लेकर तापमान के लवणता की बात कर रहा था, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट बोला है उसके हिसाब से दोनों करेक्ट बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में विचार करना है। पहला कथन और दूसरा कथन देखते हैं इसको। पहली बात, पहला बोला है ऊंचे अक्षांशों में सागर नितल पर सघन जल के कारण गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि महासागर में लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण एक समान नहीं बल्कि अभिनव से कुछ विशेष पैटर्न में दिखाई देता है, जैसे कि उच्च अक्षांशों में सागर नितल पर सघन जल के कारण गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है इन क्षेत्रों में लवणता अधिक संरचना विशिष्ट हो जाएगी। पहली बात सही है। सेकेंड, विषुवत क्षेत्रों में समुद्र की सतह की लवणता अधिक होती है और नितल की ओर यहाँ पर क्रमिक रूप से बढ़ती रहती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विस्तृत जो क्षेत्र है इसमें प्रचुर वर्षा के कारण सतही जल में लवणता कम होती है और सतह के ठीक नीचे लवणता बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पर अधिक गहराई पर ये फिर से कम होने लगती है। तो यहाँ से बात गलत होगी। ठीक है, क्रमिक रूप से बढ़ती नहीं रहती है, कम होगी बढ़ रही कम ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात करेक्ट है, आंसर 74 का सी बात सही हो जाएगी। 75 है, हिंद महासागर में लवणता के संबंध में विचार करना है। फिर से यहाँ पर कथन आ गया, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की लवणता कम होती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट से इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर में नदियों से आने वाले जो अलवणीय जल होते हैं उसमें कम प्रवाह और शुष्क परिस्थितियों के कारण लवणता अधिक होती है, यहाँ पर कम नहीं होगी। हिंद महासागर के पूर्व में विशेषकर बंगाल की खाड़ी के निकट नदियों के जो आने वाले लवणीय जो जल हैं उसमें प्रवाह के कारण लवणता कमी होगी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर जो है उसके विशेष भाग या पूर्वी भाग को लेकर के बंगाल की खाड़ी के निकट लवणता जो तुलनात्मक रूप से कम देखी जाती है। ऐसा गंगा, महानदी और गोदावरी जो नदी है उसकी विशाल अलवणीय जल के अधिक प्रभाव होने के कारण। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सेकेंड वाली बात सही होगी, पहली गलत है। आंसर होगा 75 का क्या होगा, डी करेक्ट है। इतने देखो मैंने क्वेश्चन करा दिया, समुद्री जो यहाँ पर लवणता है उसको लेकर के करीब 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। एक एक बात आपको यहाँ पे की पॉइंट याद रखनी, क्या क्या पॉइंट मैंने बताए। हो सकता है तो इनका पूरा एक अच्छा सा चार्ट बना के एक पेज का रख लो। ठीक है, क्वेश्चन 76 है, जलमग्न कैनियन के संबंध में विचार करना है। पहला, दूसरा, जलमग्न कैनियन अपेक्षाकृत संकीर्ण गहरी घाटियां जिनकी पार्श्व दीवारें ऊर्ध्वाधर होती हैं और आमतौर पर महाद्वीपीय निगमन जो निगमित ढाल होती है उसमें क्षेत्रों में होती है। पहली बात 76 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात, ये अधिकतर टेढ़े मेढ़े तटों की बजाय सीधे तटों से संबंधित होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी क्या होगी, सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था जलमग्न जो है कैनियन जो है गहरी घाटियाँ उसको लेकर के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इनकी जो रेखी गति मतलब जो इनकी गति है उसके हिसाब से बात करने लगा। यहाँ पर क्या बात कर रहा था, ये आमतौर पर गहरे हैं, है ना। यहाँ पर इनकी एक बारे में इसकी जो पूरी बात है वो बता रहा था, यहाँ पर सिर्फ इसकी एक पॉइंट को लेकर के बात बता रहा था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी बातें दोनों करेक्ट है। 77 है, बेरिंग जल मत किन दो महाद्वीपों के और उनके निकटतम बिंदु पर जोड़ता है। आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर एशिया और उत्तरी अमेरिका से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 78, निम्नलिखित में से सागरों में से कौन सा मलक्का जलमग्न से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 79, नील नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, व्हाइट नील नदी में वर्ष भर स्थिर प्रवाह बना रहता है, जबकि नील नदी में वार्षिक बाढ़ में काफ़ी अधिक जल ब्लू नील से संबंधित होता है। पहली बात 79 के यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात, व्हाइट नील नदी इथियोपिया में टाना झील से उद्गमित होती है और मिस्र में मौसमी बाढ़ के लिए उपयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू नील इथियोपिया से जो टाना झील है उससे उद्गमित होती है और ये मिस्र की मौसमी बाढ़ के लिए प्रमुख रूप से यही नदी उत्तरदायी होती है और टाना झील केवल सीमित मात्रा में गाद मुक्त उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है, खार्तूम में व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी के मिलने से मुख्य नदी का निर्माण होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखी झीलों में बहने वाली व्हाइट नील नदी और सूडान के खार्तूम में ब्लू नील नदी से मिलकर एक मुख्य नील नदी का निर्माण करती है। इस संगम के बीच जो नीचे की ओर यहाँ पर नदी एक विशाल धारण कर लेती है रूप। ठीक है, और यहाँ उत्तर की ओर एक मिस्र जो है उसके रूप में प्रवाहित होने लगती है। तो ये बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 79 का, दो बातें करेक्ट हैं, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 80 है, चाड झील के संबंध में विचार करना है। किन देशों से या किन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर यहाँ से चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन है,
विक्टोरिया प्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 81 को। पहला स्टेटमेंट है, यह अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक जम्बेजी नदी पर स्थित है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सेकंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये झरना जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है तथा इस पर विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है जो दोनों देशों को यहाँ पर जोड़ता है, और जाम्बेनी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे सहित यहाँ पर 6 देशों की सीमाएं बनाती है, उससे होकर प्रभावित होती है। तो सेकंड बात गलत होगी, ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से 81 का एक बात सही है। 82 पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर इसके पर्वत के प्रकार दे रखा है। देखते हैं। पहली बात, पहला है यहाँ से अल्पस। अल्पस किधर होगा? अल्पस वलित पर्वत है एक, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, ये वलित पर्वत होगा। रॉकी पर्वत क्या है? रॉकी पर्वत आपका वलित पर्वत होगा, करेक्ट है। तीसरी बात है यहाँ से वोसगेस। वोसगेस क्या होगा? वोसगेस आपका यहाँ से ये जो वलित पर्वत बोला है, ये वलित पर्वत नहीं, ये ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट आपका यहाँ से हो जाएगा, ये सही समझ लेते, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 3 बातें यहाँ से करेक्ट है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर एक ग्रेनाइट उच्च भूमि के लिए संरचनात्मक रूप से प्रतिरूप का इसका राइन नदी की सीमा पर भ्रंश के साथ उत्पन्न हुआ था। तो 3 बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 82 का बी बात यहाँ से करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 83, झील अवस्थिति बलखस झील। बलखस झील यहाँ से हो जाएगा आपका, ये पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर रूस में गलत है। ये बैकाल झील अरल सागर सुपीरियर झील को अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषताएं बताता है, और यहाँ पर ये जो होगा ये कजाकिस्तान में स्थित होगा, रूस में नहीं। बैकाल झील कजाकिस्तान में, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बैकाल झील यहाँ पर दक्षिण पूर्व साइबेरिया में स्थित है। इसे विश्व की सबसे पुरानी तथा सबसे गहरी यहाँ पर झील के रूप में भी मानते हैं। अरल सागर, अरल सागर यहाँ से जो होगा ये तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ना कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील आपकी ग्रेट लेक्स सबसे बड़ी झील जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ये बात करेक्ट है। ओनली एक बात करेक्ट है चारों में, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एक स्टेटमेंट, एक बात। 84 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि सीमा जो रेखा होती है उसके बारे में विचार करना है। आइडियल समान तौर पर 180 देशांतर का अनुसरण किया जाता है, और लेकिन राष्ट्रों को विभाजित होने से बचाने के लिए यहाँ पर प्रशांत महासागर के जो द्वीप है उसके आसपास में थोड़ा विचलन करती है। पहली बात क्या होगी? 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, ये रेखा पूर्णतः सीधी नहीं होती बल्कि यहाँ पर रूस के सुदूर पूर्व यहाँ पर विभिन्न जो प्रशांत द्वीप समूह है उसके आसपास से पूर्व से पश्चिम की ओर इसमें विचलन होता रहता है, ठीक है। सेकेंड बात है आइडियल के पूर्व में जाने पर 1 दिन की वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम में जाने पर 1 दिन की कमी आती है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर आइडियल में पार करते समय तिथि का समायोजन अनिवार्य होता है ताकि वैश्विक समय प्रणाली निरंतरता बनी रहे, और इससे पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घट जाता है जबकि पश्चिम को जाने पर 1 दिन जुड़ जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 84 का ए करेक्ट है। कहाँ पॉइंट गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, की पॉइंट आपको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है, कि बाद में आपको इसे एक बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित पर विचार करना है। हिमालय पर्वतमाला और संबंधित विशेषता इसकी क्या क्या है, देखते हैं। पहली बात यहाँ से मान हिमालय आपको जाएगा यहाँ से सबसे अनवरत और बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और इसे धौलागिरी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी जो ऊंची चोटियाँ ग्लेशियर में होती हैं, तो यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात लघु हिमालय पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जैसी जो पर्वत श्रृंखला शामिल है, तो ये शिमला तथा मसूरी जैसे हिल स्टेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये सेकंड बात सही है। तीसरी बात बाह्य हिमालय शिवालिक पीर पंजाल जो है, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो बाह्य हिमालय है ये शिवालिक की सबसे भारी श्रृंखला है। ओनली 1 टू करेक्ट, 85 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 86 है ट्रांस हिमालय के संबंध में विचार करना है। कराकोरम पर्वतमाला पामीर नॉर्थ से पूर्व की ओर विस्तारित होती है। पहली बात क्या होगी? 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड लद्दाख पठार काराकोरम पर्वतमाला उत्तर में स्थित है। सेकंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर लद्दाख का पठार काराकोरम पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है, उत्तर में नहीं। ओनली 1 करेक्ट है। 86 का आंसर ए। 87 लक्षद्वीप समूह के संबंध में विचार करना है। मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है और
9 डिग्री चैनल के पास स्थित है। क्या होगा पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, चेटलाट सबसे उत्तरी आवासीय द्वीप है जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कॉर ट्विस्टिंग होता है। सेकेंड बात ये भी सही है। एड्रोड लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है और मुख्य भूमि के सबसे करीब स्थित है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर एड्रोड वास्तव में लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो मुख्य रूप से भूमि के निकट स्थित है। यहाँ घने नारियल के पेड़ हैं और इस्लाम अपनाने वाले यहाँ पर पहले द्वीप को भी इसमें ऐतिहासिक महत्व बनाता था। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए 87। 88 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में विचार करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं जो कभी म्यांमार और इंडोनेशिया में विस्तारित होते थे। पहली बात करेक्ट है। दोनों द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं, ये बात गलत है। दोनों द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं जो लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार समूह से 22 मुख्य द्वीप हैं जिनमें से 10 आवासित हैं और जबकि आवासीय जो अधिकांश द्वीप यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 28 आवासित होंगे, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 88 का आंसर 1। 89 गोलन हाइट्स के संबंध में विचार करना है। यरमुख नदी गोलन हाइट्स की दक्षिणी सीमा बनाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जॉर्डन नदी और गैलीली सागर इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जॉर्डन नदी और गैलीली सागर गोलन हाइट्स की पश्चिमी सीमा बनाते हैं और ये नदी घाटी की ओर खुलते हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से दूसरा गलत होगा। 90 नंबर है, भारतीय नदियों के संबंध में विचार करना है। पेन्नार नदी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उद्गमित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है क्योंकि यहाँ पर पेन्नार नदी कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर से जिले से नंदी पहाड़ी से उद्गमित होती है, ये गलत हो गई। सेकेंड बात, लुनी नदी नंदी हिल से उद्गमित होती है। सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगी क्योंकि लुनी नदी अरावली की पुष्कर घाटी से उद्गमित होती है। कावेरी नदी हरिश्चंद्र श्रेणी से उद्गमित होती है, ये भी बात गलत है क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक के कोटारू जिले से ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उद्गमित होती है। तीनों बातें गलत हैं। आंसर 90 का डी करेक्ट होगा। ठीक है। 91 यहाँ से हिमालय नदियों के संबंध में विचार करना है। रामगंगा नदी लघु हिमालय में गैरसैंड के निकट उद्गमित होती है और गंगा नदी में मिलने पहले यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, घाघरा नदी मापचा चुंगो के ग्लेशियर से उद्गमित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, गंडक नदी नेपाल के तिब्बत सीमा के पास उद्गमित होती है और पटना में ये गंगा में मिल जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी, कोसी नदी जिसमें अरुण मुख्य धारा है 7 धाराओं से मिलकर बनी है और इसे प्राय बाढ़ और बदलते मार्गों के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें करेक्ट है। 91 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92, महासागर में तरंगों के सृजन के संबंध में विचार करने कौन सा पर सही तरंगों की उत्पत्ति के क्रमिक विकास के पीछे प्राथमिक तंत्र की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। देखो यहाँ जो इसका आंसर होगा, जो पवनी के आमतौर पर समतल समुद्री सतह पर तब बनाती है या तब बनती हैं जब पवनें लगातार उस पर चलती रहती हैं या जो जल की जो सतह है उस पर चलने वाली पवनें तरंग उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण बल होती हैं। ठीक है। पवन एक समुद्री जो पृष्ठ होता है उसके मध्य घर्षणात्मक संपर्क होता है। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 92 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 93 है, भूस्खलन के प्रकार की उनकी विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। पात क्या होगा? देखो जो पात यहाँ पर है ये खड़ी ढालों और चट्टानों से मृदा शैल अचानक जो अलग हुई और नीचे गिरना, उससे इसको पात बोलते हैं। पात मतलब गिरना। ठीक है, फॉल है ना। सेकेंड बात, लुढ़कना क्या होगा? लुढ़कना यहाँ से ये आधार अच्छी तटीय बिंदु के साथ यहाँ पर मृदा के चट्टान के पास यहाँ पर जो उर्दिका है उसको आगे घूर्णन करना लुढ़कना बोलते हैं, इसको घुमाना लुढ़कना है ना, या तो उसको टॉपल करना। तीसरी बात बोला है पार्श्व में फैलाव। ये क्या होता है? पार्श्व में फैलाव, इसमें क्या होता है? द्रवण और मृदु पदार्थ के कारण यहाँ पर भूमि का प्रसार धंस जाता है, धसा होता है इसमें, ये भी बात सही होगी। ठीक है, तीनों बात ऐसे सही है। चौथी बात बोला है, देखते हैं क्या, फ्लो प्रवाह। ये क्या होता है? प्रवाह होता है कि जो आंतरिक अपरूपण के साथ स्थापित संहति विस्कापी गतिविधि,
ये भी बातें यहाँ से करेक्ट है, चारों बातें सही है, आंसर सभी 4 सही है। 94 नंबर है, भारत में लौह अयस्क भंडार के उत्पादन के संबंध में विचार करना है। उड़ीसा और झारखंड में देश में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क भंडार लगभग आधा भाग मौजूद है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत में पाए जाने वाले मैग्नेटाइट अयस्क आमतौर पर लिमोनाइट की तुलना में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। 95 निम्नलिखित में से कौन सा लिथेफिकेशन का प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। देखो लिथेफिकेशन का अर्थ होता है ढीले या असंगठित तलछटों का औषधि सेलों से रूपांतरण। ये कई प्रक्रियाओं के संयोजन में होता है जिसमें शामिल होते हैं दफन, ठीक है, और यहाँ पे जो संपीड़ित संघनन और सीमेंटीकरण। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका ये 95 का करेक्ट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 है, भारत में कोलबेड मीथेन के संबंध में विचार करना है। भारत में अधिकांश कोलबेड जो मीथेन का उत्पादन ब्लॉक पूर्वी भारत के गोंडवाना कोयला क्षेत्र में स्थित है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात आपका यहाँ से हो जाएगा, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार है और इस प्रकार सीबीएम के अन्वेषण के दोहन की महत्वपूर्ण संभावना है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर भारत में विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार है, इस प्रकार सीबीएम की खोज और दोहन महत्वपूर्ण संभावनाएं होंगी। ये बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग और इसके विस्तार दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, ये क्या होगा, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, यहाँ से ये सदिया टू डुबरी लिखा है, गलत है, जबकि प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तार इसका होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला नेशनल वाटरवेज 2 प्रयागराज से हल्दिया, सेकंड वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सदिया से डुबरी होगा, ये ऊपर वाला नीचे दे दिया और नीचे वाला ऊपर कर दिया उन्होंने, ठीक है, स्टेट में घुमा दिया। नेशनल वाटरवेज 3, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर कोट्टापुरम कोल्लम विस्तार है इसका, ये करेक्ट है, ठीक है। कितना है, ये आपका हो जाएगा करीब 250 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। आंसर क्या है, केवल 3 करेक्ट है। तीसरी बात, तो एक यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही होगा, एक मतलब कहने का कि 3 में से एक यहाँ पे बात सही है। 98 है, भारत में मैग्नीज अयस्क के संबंध में विचार करना है। नागपुर भंडारा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पट्टी और यहाँ पर भारत की जो कुल मैग्नीज भंडार का 3/4 से अधिक हिस्सा पाया जाता है इसमें। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 98 के यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, भारत में मैग्नीज अयस्क का प्रमुख उपयोग उर्वरक और सीमेंट उत्पादन में करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीज है इसका कुछ यहाँ पर उपयोग जो उर्वरक में, ड्राई बैटरियों में, चमड़ा, माचिस, ये सब में कर सकते हैं। मुख्य रूप से धातुकर्म जो मेटलर्जिस होती हैं उस क्षेत्र में करते हैं और भारत के लगभग 85% यहाँ पर जो मैग्नीज है इसका उपयोग लौह और इस्पात उपयोग में करते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, सीमेंट उत्पादन में नहीं। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा 98 का। 99 नंबर, 99 है, रिफ्ट घाटी के बारे में विचार करना है। रिफ्ट घाटी 2 समानांतर भ्रंश के बीच भूमि के धंसने से बनती है जिनके परिणामस्वरूप गहरे और संकीर्ण बेसिन निर्मित होते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी इस प्रकार की झील का प्रणाली का सबसे प्रमुख उदाहरण होगा। सेकेंड बात क्या होगा, 99 का सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 100 नंबर है, ये एक उच्च स्थलीय क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ है जो बर्फ या मलबे से निर्मित प्राकृतिक अवरोधक के टूटने से सर्जित होती है। ये आपदा हिम और विलगित जल के संचयन में जलवायु प्रेरित परिवर्तनों के कारण समय के साथ साथ विकसित होती है और जब यह विघटित होती है तो विनाशकारी बल के साथ नीचे की ओर प्रभावित होती है। उपयुक्त परिच्छेद में किस प्रकार की आपदा का वर्णन किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा 100 का हिमनद झील और जो प्रस्फुटन जनित बाढ़ है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से यहाँ पर जो मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट था आपका टेस्ट नंबर 7वां यहाँ से फिनिश हो गया, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 फिनिश हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका टेस्ट नंबर जो 8वां रहेगा, ये यहाँ से देखेंगे। इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट 7 है, उसके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए और यहाँ पर इससे पहले मैं सुबह करा चुका हूँ 10 बजे जो अक्टूबर मंथ की बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन वो, और ऐसे करके 50-50 करके मैं 150 क्वेश्चन उनके कवर करूँगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।